पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला आज भले ही नक्शे पर एक सामान्य सा इलाका लगे, लेकिन अगर आप 1950 और 60 के दशक के समय में वहां खड़े होते तो आपको ये जगह किसी अलग ही दुनिया का हिस्सा लगती। चारों तरफ लाल मिट्टी के लंबे फैले मैदान, बीच बीच में साल और पलाश के घने जंगल, और उन जंगलों के बीच बसे छोटे छोटे गांव जहां जिंदगी बहुत धीमी और सादगी भरी थी। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग आदिवासी समुदाय से आते थे, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी जंगल, खेती और मौसम के इर्द गिर्द घूमती थी। बिजली का नाम बहुत कम लोगों ने सुना था, पक्की सड़कें लगभग न के बराबर थीं, और शहर तक पहुंचना अपने आप में एक लंबी और थकाने वाली यात्रा होती थी। इन्हीं गांवों में से एक था बेगुन कोडार, जो अपने आसपास के इलाकों की तरह ही साधारण, शांत और दुनिया की भागदौड़ से काफी दूर था। यहाँ के लोग सुबह सूरज निकलने से पहले उठते, खेतों में काम करते, जंगल से लकड़ी लाते और शाम होते होते अपने घर लौट आते। उनके लिए बाहर की दुनिया एक कल्पना जैसी थी, जिसके बारे में वे सिर्फ सुनते थे, देख नहीं पाते थे। लेकिन आज़ादी के बाद जब देश में विकास की लहर धीरे धीरे गांवों तक पहुंचने लगी, तब सरकार और रेलवे विभाग ने ये महसूस किया कि ऐसे दूर दराज इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ना बेहद जरूरी है। इसी सोच के साथ 1960 के आसपास इस इलाके में एक रेलवे लाइन बिछाने की योजना बनी, और उसी के साथ बेगुन कोडार में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया। जब इस स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ तो ये सिर्फ एक सरकारी परियोजना नहीं थी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण थी। उन्होंने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर काम होते देखा। लोहे की पटरियां, मशीनें, मजदूरों की आवाजाही, ये सब उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। बच्चे दूर खड़े होकर ये सब देखते और सोचते कि शायद अब उनकी जिंदगी भी बदलने वाली है। कुछ महीनों की मेहनत के बाद जब स्टेशन बनकर तैयार हुआ और पहली ट्रेन वहां आकर रुकी, तो वो दिन पूरे इलाके के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। लोग अपने काम छोड़कर स्टेशन पर इकट्ठा हो गए थे, सिर्फ उस लौह पक्षी को देखने के लिए जो उन्हें एक नई दुनिया से जोड़ने वाला था। धीरे धीरे ये स्टेशन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब लोग काम के लिए पास के शहरों तक जाने लगे, कुछ लोग व्यापार करने लगे और बच्चों के लिए पढ़ाई के नए रास्ते खुलने लगे। स्टेशन पर भी धीरे धीरे जीवन बसने लगा। एक कोने में चाय की छोटी सी दुकान खुल गई, जहां सुबह सुबह यात्रियों की भीड़ लगती। प्लेटफॉर्म पर बैठकर लोग अपने सफर का इंतजार करते और आपस में बातें करते। स्टेशन मास्टर जो वहां नियुक्त किया गया था, इस पूरे सिस्टम का केंद्र था। वो समय पर ट्रेनों का संचालन देखता, यात्रियों की मदद करता और ये सुनिश्चित करता कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। उसके लिए ये जगह सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, एक ऐसे इलाके को संभालने की जो अभी अभी दुनिया से जुड़ना शुरू हुआ था। लेकिन इस शांत और सामान्य दिखने वाली जिंदगी के पीछे एक और पहलू भी था, जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते थे। बेगुन कोडार के आसपास के जंगलों और इलाकों के बारे में पहले से ही कई लोक कथाएं प्रचलित थीं। बुजुर्ग लोग कभी कभी रात के समय बच्चों को डराने के लिए कहानियां सुनाते थे, जंगल में दिखने वाली परछाइयों की, अनजानी आवाज़ों की और उन आत्माओं की जो अधूरी इच्छाओं के कारण भटकती रहती हैं। ज्यादातर लोग इन बातों को सिर्फ कहानियां मानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब उनके मन के एक कोने में बस जाता था। समय बीतता गया और सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन फिर आया 1967, एक ऐसा साल जिसने इस पूरे इलाके की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। उस साल की एक रात जब चारों तरफ सन्नाटा था और आखिरी ट्रेन भी स्टेशन छोड़ चुकी थी, स्टेशन मास्टर अपने कमरे में बैठकर रोज की तरह कागजी काम पूरा कर रहा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी और दूर जंगल से आती आवाजें उस रात को और भी गहरा बना रही थीं। ये सब उसके लिए नया नहीं था, वो इन परिस्थितियों का आदी हो चुका था। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई चल रहा है। पहले उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे वही आहट फिर सुनाई दी, इस बार थोड़ी और स्पष्ट, जैसे किसी इंसान के कदमों की आवाज़। उसके मन में हल्की सी बेचैनी पैदा हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। जब उसने बाहर झांक कर देखा तो उसकी नज़र पटरियों के पास खड़ी एक आकृति पर पड़ी। वो एक औरत थी जिसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। रात के अंधेरे में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। वो बिल्कुल स्थिर नहीं थी, बल्कि उसकी हरकतों में एक अजीब सी लय थी, जैसे वो जमीन पर चल नहीं रही बल्कि हवा में हल्के हल्के सरक रही हो।
उस दृश्य ने स्टेशन मास्टर के मन में एक ऐसा डर पैदा कर दिया जिसे वो तुरंत समझ नहीं पाया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये कोई यात्री होगी, लेकिन उसके मन का डर कम नहीं हुआ। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर निकलकर उस दिशा में बढ़ा जहां उसने उस औरत को देखा था। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, वो आकृति अचानक गायब हो गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। उस पल के बाद स्टेशन मास्टर के मन में जो डर बैठा, वो सिर्फ एक क्षणिक अनुभव नहीं था, बल्कि एक ऐसा एहसास था जो धीरे धीरे उसके पूरे व्यवहार और सोच को प्रभावित करने लगा। अगले दिन जब उसने अपने साथ काम करने वालों को ये घटना बताई, तो यहीं से बेगुन कोडार कहानी शुरू हुई, जो आने वाले वर्षों में इस स्टेशन को भारत के सबसे रहस्यमय और डरावने स्थानों में शामिल करने वाली थी। स्टेशन मास्टर ने जो उस रात देखा था, वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शुरुआत थी जिसने धीरे धीरे पूरे इलाके की सोच और माहौल को बदल दिया। अगले दिन जब उसने अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत के बारे में बताया, तो शुरुआत में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ लोगों ने हंसते हुए कहा कि रात के अंधेरे में अक्सर आंखें धोखा दे जाती हैं, तो कुछ ने ये मान लिया कि शायद थकान या तनाव के कारण उसे ऐसा महसूस हुआ होगा। लेकिन हर किसी के मन में एक हल्की सी जिज्ञासा और डर जरूर बैठ गया था, जिसे वो खुलकर स्वीकार नहीं कर रहे थे। दिन बीतते गए, लेकिन स्टेशन मास्टर का व्यवहार बदलने लगा। वो पहले जितना शांत और आत्मविश्वासी था, अब उतना ही बेचैन और चुप-चुप रहने लगा। रात होते ही वो असहज हो जाता, बार बार खिड़की के बाहर झांकता, जैसे उसे किसी के फिर से आने का इंतजार हो। उसके साथ काम करने वाले लोग ये बदलाव साफ देख रहे थे, लेकिन कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा डर बना रहता, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे वो भूल नहीं पा रहा। फिर एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। पहले तो लोगों ने सोचा कि ये सामान्य बीमारी होगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होती गई। कहा जाता है कि वो बार बार एक ही बात दोहराता था, वो औरत, सफ़ेद साड़ी और उसका वापस आना। उसकी आंखों में एक ऐसा डर था जो सिर्फ किसी कहानी से नहीं, बल्कि किसी गहरे अनुभव से पैदा होता है। और फिर कुछ ही दिनों के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। ये घटना पूरे बेगुन कोडार और आसपास के गांवों में एक झटके की तरह फैल गई। अब तक जो बात एक व्यक्ति के अनुभव तक सीमित थी, वो एक सामूहिक डर में बदलने लगी। लोगों ने उस घटना को अपनी अपनी तरह से समझाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि वो औरत किसी हादसे में मरी हुई आत्मा है जो अब उस जगह पर भटक रही है। किसी ने दावा किया कि उसने भी देर रात स्टेशन के पास कुछ अजीब देखा या सुना है। हर नई कहानी के साथ डर और गहरा होता गया, और धीरे धीरे ये विश्वास बनने लगा कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन अब सिर्फ एक स्टेशन नहीं, बल्कि एक अभिशप्त जगह बन चुका है। इसका असर सबसे पहले रेलवे कर्मचारियों पर पड़ा। जो लोग पहले वहां काम करने में कोई समस्या महसूस नहीं करते थे, अब वे रात की ड्यूटी से बचने की कोशिश करने लगे। कुछ कर्मचारियों ने तो साफ मना कर दिया कि वे उस स्टेशन पर काम नहीं करेंगे। उनके मन में ये डर बैठ चुका था कि वहां कुछ असामान्य है, कुछ ऐसा जो समझ से परे है। रेलवे प्रशासन के लिए ये एक नई समस्या बन गई, क्योंकि बिना कर्मचारियों के स्टेशन चलाना संभव नहीं था। यात्रियों पर भी इसका असर साफ दिखाई देने लगा। धीरे धीरे लोगों ने उस स्टेशन से यात्रा करना कम कर दिया। जो लोग पहले वहीं से ट्रेन पकड़ते थे, वे अब दूसरे स्टेशनों का सहारा लेने लगे, भले ही इसके लिए उन्हें ज्यादा दूरी तय करनी पड़े। खासकर शाम के बाद तो कोई भी उस स्टेशन के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। दिन के समय भी प्लेटफॉर्म पर पहले जैसी रौनक नहीं रहती थी, और जो लोग आते भी थे वे जल्दी से अपना काम निपटाकर वहां से निकल जाते थे। समय के साथ ये डर इतना बढ़ गया कि ट्रेनें भी उस स्टेशन पर रुकना बंद करने लगीं। शुरुआत में कुछ ट्रेनें कम समय के लिए रुकती थीं, लेकिन धीरे धीरे ये रुकना पूरी तरह खत्म हो गया। बेगुन कोडार अब एक ऐसा स्टेशन बन चुका था जहां ट्रेनें गुजरती तो थीं, लेकिन ठहरती नहीं थीं। प्लेटफॉर्म खाली पड़ा रहता, टिकट खिड़की बंद रहती, और स्टेशन मास्टर का कमरा, जो कभी गतिविधियों से भरा रहता था, अब सुनसान और बंद पड़ा था। इस दौरान कई तरह की कहानियां सामने आने लगीं। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने रात के समय ट्रेन के साथ साथ एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत को दौड़ते हुए देखा था, जो ट्रेन की गति से भी तेज चलती थी। कुछ ने कहा कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर किसी के कदमों की आवाज़ सुनी, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इन कहानियों का कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन डर के माहौल में लोगों ने इन्हें सच मान लिया।
बेगुन कोडार का नाम अब दूर दूर तक फैल चुका था, लेकिन एक अलग वजह से। लोग इसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के नाम से जानने लगे थे। ये जगह, जो कभी विकास और उम्मीद का प्रतीक थी, अब डर और रहस्य का केंद्र बन चुकी थी। आसपास के गांवों के लोग भी इस स्टेशन से दूरी बनाकर रखने लगे थे, और ये डर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और पहलू भी था, जिसे उस समय बहुत कम लोग समझ पाए थे। कुछ लोग ये मानते थे कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास और अफवाहों का नतीजा है, और असली कारण कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि इस इलाके की दूरस्थ स्थिति, यहाँ काम करने में आने वाली कठिनाइयाँ और कर्मचारियों की अनिच्छा। लेकिन उस समय डर इतना गहरा था कि कोई भी इन बातों पर ध्यान देने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन एक ऐसे सन्नाटे में डूब गया जो सिर्फ जगह का नहीं, बल्कि लोगों के मन का भी था। ये स्टेशन अब सिर्फ एक भौतिक संरचना रह गया था, पटरियां, प्लेटफॉर्म और एक खाली इमारत, लेकिन उसमें वो जीवन नहीं था जो कभी उसे खास बनाता था। और इसी तरह शुरू हुआ वो लंबा दौर जब बेगुन कोडार अगले कई दशकों तक एक भूतिया स्टेशन के रूप में जाना जाने वाला था। एक ऐसी जगह जहां समय जैसे ठहर गया हो और जहां की हर कहानी में डर की एक परत छिपी हो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन बेगुन कोडार में जैसे सब कुछ ठहर सा गया था। एक तरफ देश बदल रहा था, शहर आगे बढ़ रहे थे, नई तकनीकें आ रही थीं, और दूसरी तरफ ये छोटा सा स्टेशन था जो अपने ही बनाए डर के जाल में फंसकर बीते समय में ही अटका रह गया था। पटरियां वही थीं जिन पर कभी उम्मीदें दौड़ा करती थीं, लेकिन अब उन पर सिर्फ ट्रेनें गुजरती थीं, बिना रुके, बिना किसी को साथ लिए, जैसे उन्हें भी इस जगह से दूरी बनाकर रखनी हो। दिन के समय भी बेगुन कोडार का प्लेटफॉर्म एक अजीब सी खामोशी में डूबा रहता था। कभी कभी कोई जिज्ञासु व्यक्ति वहां तक आ जाता, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं रुकता। स्टेशन की इमारत पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी, खिड़कियां बंद थीं और दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई देते थे। हवा जब तेज चलती तो टूटी फूटी चीजों से टकराकर एक अजीब सी आवाज पैदा करती, जो सन्नाटे को और गहरा बना देती थी। जो जगह कभी लोगों की आवाजों से गूंजती थी, वो खुद अपनी ही खामोशी में गुम हो चुकी थी। लेकिन इस सन्नाटे का सबसे बड़ा असर आसपास के गांवों पर पड़ा। बेगुन कोडार और उसके आसपास के लोग, जो कभी स्टेशन पर निर्भर थे, अब उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। किसी को शहर जाना होता तो कई किलोमीटर दूर दूसरे स्टेशन तक जाना पड़ता। बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती और छोटे छोटे व्यापार भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। ये सिर्फ एक स्टेशन का बंद होना नहीं था, बल्कि पूरे इलाके की प्रगति का रुक जाना था। फिर भी डर इतना गहरा था कि लोग इस समस्या के बावजूद उस स्टेशन के पास जाने से बचते थे। खासकर रात के समय तो बेगुन कोडार एक ऐसी जगह बन जाता था जहां जाने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। गांव के बुजुर्ग अब भी बच्चों को चेतावनी देते थे कि सूरज ढलने के बाद उस दिशा में न जाएं। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने दूर से प्लेटफॉर्म पर किसी को चलते हुए देखा है, तो कुछ कहते थे कि उन्हें रात में ट्रेन के साथ साथ कोई परछाई दौड़ती नजर आई है। ये कहानियां समय के साथ बदलती रहीं, लेकिन उनका असर कभी कम नहीं हुआ। इन सबके बीच एक दिलचस्प बात यह थी कि किसी ने भी उन घटनाओं को पूरी तरह साबित नहीं किया। कोई ठोस सबूत नहीं था, कोई पक्की गवाही नहीं थी, सिर्फ लोगों के अनुभव, उनकी बातें और उनका डर। लेकिन कई बार इंसान के लिए डर ही सबसे बड़ा सबूत बन जाता है, और बेगुन कोडार में भी यही हुआ। जो लोग वहां नहीं गए थे, वे भी इन कहानियों को सुनकर डरने लगे, और इस तरह ये डर एक व्यक्ति से निकलकर पूरे समाज में फैल गया। समय के साथ ये मामला रेलवे प्रशासन तक भी पहुंचा, लेकिन लंबे समय तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। एक तरफ कर्मचारियों की कमी थी, दूसरी तरफ ये हॉन्टेड छवि जिसने इस स्टेशन को एक समस्या बना दिया था। किसी को वहां पोस्टिंग देना आसान नहीं था, और जो जाते भी थे वे ज्यादा दिन टिक नहीं पाते थे। धीरे धीरे ये स्थिति एक तरह से स्वीकार कर ली गई, जैसे ये स्टेशन अब इसी हालत में रहने के लिए बना हो। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और बेगुन कोडार की कहानी में ये मोड़ तब आया जब आसपास के गांवों के लोगों ने ये महसूस किया कि अब डर से ज्यादा जरूरी उनकी जरूरतें हैं। 1990 के दशक में कुछ लोगों ने मिलकर इस मुद्दे को उठाना शुरू किया।
उन्होंने सोचा कि अगर वे खुद आवाज नहीं उठाएंगे तो शायद ये स्टेशन कभी वापस चालू नहीं होगा। धीरे धीरे लोगों ने एकजुट होकर रेलवे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। ये आसान नहीं था, क्योंकि उनके सामने सिर्फ प्रशासनिक समस्याएं नहीं थीं, बल्कि एक गहरी जमी हुई मानसिकता भी थी। वो मानसिकता जो इस जगह को भूतिया मान चुकी थी। लेकिन जरूरत ने उन्हें हिम्मत दी और उन्होंने बार बार ये मांग रखी कि बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन को फिर से खोला जाए। इसी दौरान कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने इस पूरे मामले को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश की। उनका मानना था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास और अफवाहों का नतीजा है और असली समस्या कुछ और है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर वहां सच में कुछ अलौकिक होता तो उसका कोई ठोस प्रमाण क्यों नहीं मिला, और क्या ये संभव नहीं है कि ये कहानी सिर्फ इसलिए फैल गई हो ताकि लोग इस दूर दराज और कठिन जगह पर काम करने से बच सकें। ये सवाल धीरे धीरे लोगों के मन में जगह बनाने लगा, लेकिन डर अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। बेगुन कुडार अब भी एक रहस्य बना हुआ था, एक ऐसी जगह जहां सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा साफ दिखाई नहीं देती थी। और फिर लगभग 40 बरस बीत जाने के बाद वो समय आया जब इस स्टेशन की किस्मत एक बार फिर से बदलने वाली थी। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया और एक ऐसा फैसला लिया जिसने बेगुन कुडार को फिर से जीवन देने की दिशा में पहला कदम रखा। लगभग 40 दशकों तक सन्नाटे में डूबे रहने के बाद बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने लंबे समय तक कल्पना भी नहीं की थी। ये मोड़ अचानक नहीं आया था, बल्कि इसके पीछे वर्षों की परेशानी, गांव वालों की लगातार कोशिशें और बदलते समय का दबाव काम कर रहा था। 1990 के दशक से ही स्थानीय लोगों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया था कि अब डर के सहारे जीवन नहीं चल सकता। उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई, इलाज और रोजगार के लिए एक आसान रास्ता चाहिए था, और इसके लिए स्टेशन का दोबारा चालू होना बेहद जरूरी था। धीरे धीरे ये मांग एक आंदोलन का रूप लेने लगी। गांव के लोग बार बार प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने लगे और ये मुद्दा राजनीतिक स्तर तक भी पहुंचा। इसी दौरान देश की राजनीति में एक नाम तेजी से उभर रहा था, ममता बनर्जी, जो उस समय भारतीय रेलवे की मंत्री बनी। उनके कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए गए जो आम लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किए गए थे, और बेगुन कुडार का मामला भी उनकी नज़रों में आया। जब इस स्टेशन की कहानी, उसका हॉन्टेड टैग, 42 साल का बंद रहना और स्थानीय लोगों की समस्याएं उनके सामने रखी गईं, तो उन्होंने इसे सिर्फ एक अफवाह के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक सामाजिक और प्रशासनिक समस्या के रूप में देखा। उन्होंने ये समझा कि अगर एक अफवाह के कारण एक पूरा इलाका विकास से वंचित रह गया है, तो इसे बदलना ज़रूरी है। और फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इस कहानी की दिशा ही बदल दी, बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन को दोबारा खोलने का निर्णय। 2009 में, लगभग 42 साल बाद, इस स्टेशन को फिर से चालू करने की घोषणा की गई। ये सिर्फ एक तकनीकी घटना नहीं थी, बल्कि एक तरह से उस डर को चुनौती देने जैसा था जिसने इतने सालों तक इस जगह को जकड़ कर रखा था। लेकिन फैसला लेना आसान था, उसे लागू करना उतना ही कठिन। सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों का विश्वास वापस जीतना। जब स्टेशन को फिर से तैयार किया गया, उसकी सफाई की गई, मरम्मत हुई और प्लेटफॉर्म को ठीक किया गया, तब भी लोगों के मन में डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कई रेलवे कर्मचारी अब भी वहां पोस्टिंग लेने से हिचकिचा रहे थे। कुछ लोग सिर्फ दिन के समय काम करने को तैयार थे, लेकिन रात की ड्यूटी से बचना चाहते थे। यात्रियों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। वे स्टेशन के खुलने की खबर तो सुन चुके थे, लेकिन वहां जाने का साहस जुटाना उनके लिए आसान नहीं था। फिर वो दिन आया जब 2009 में पहली बार फिर से एक ट्रेन बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन पर रुकी। ये सिर्फ एक तकनीकी घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण था उन लोगों के लिए जिन्होंने सालों तक इस दिन का इंतजार किया था। कुछ लोग खुशी से वहां पहुंचे, कुछ लोग सिर्फ जिज्ञासा के कारण आए, और कुछ ऐसे भी थे जो डर के बावजूद इस बदलाव को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। लेकिन रीओपनिंग के बाद भी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी।
डर जो इतने सालों से लोगों के मन में बसा हुआ था, वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। शाम होते ही स्टेशन फिर से खाली होने लगा।